नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। और ये जो क्लास है आपके एमपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के राज्य से बाहर की तैयारी कर रहे हैं या पहले से ही कहीं ना कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे हैं, यानी जो अतिथि विद्वान हैं या जो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास विशेष रूप से उनके लिए तैयार की गई है जो हमारे अतिथि विद्वान होते हैं, अदर स्टेट के होते हैं, यानी जिनका संबंध एमपीपीएससी से ज्यादा नहीं है। तो इस क्लास में हम करने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है वो आ चुका है 2024 का। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो, जिसके कारण कैलेंडर के बाद और जो नोटिफिकेशन जारी किए गए उसमें सिलेबस नहीं था। तो एक शंका थी कि हो सकता है सिलेबस में कुछ परिवर्तन करे, क्योंकि पेपर अभी क्या किया था उसने तुरंत लिया था और ज्यादा समय भी नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता है सिलेबस ना बदल रहा हो, क्योंकि तुरंत पेपर ले रहा है तो कुछ हो सकता है ना बदलाव कर ले। क्योंकि क्या हुआ था कि एक बार एडीपीओ के पेपर में उसने एक बार सिलेबस जारी करने के बाद दोबारा से बदल दिया था। तो एडीपीओ का पेपर नहीं हुआ लेकिन सिलेबस जरूर 2 बार बदल दिया था। तो आयोग को लेकर के थोड़ा सा संशय रहता है इन चीजों में लेकर के, इस वजह से हमने ये क्लास पहले नहीं ली थी। और ये क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, जब हमें एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ये होगा, आयोग ने बता दिया है, पेपर का सिलेबस ये होगा। और आप ये सारी चीजें यदि आपको नहीं मिली हैं तो एग्जाम गुरुजी ने अपना एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जो कि केवल एमपीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उन पर केंद्रित है, या वहां पर जो भी क्लासेस होंगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पर टेलीग्राम चैनल पे डाली जाएंगी। उससे रिलेटेड कंटेंट अभी बहुत अच्छा हमारा तैयार किया जा रहा है, हम वो डालेंगे। हमें एक आइडिया है कि क्योंकि हम एमपीपीएससी पे लगातार काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एमपीपीएससी के एग्जाम्स देती है, इंटरव्यू तक गई हुई है और लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। कई लोगों के रिजल्ट होल्ड में है 13% में, और हमारी पूरी टीम एमपीपीएससी को लेकर के काफी मेहनत करती है, तो उसको एक थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाता है कि पेपर इस प्रकार से बन सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं, डेटा अपडेट होगा, कंटेंट आएगा, पीडीएफ आएंगी, क्लासेस होंगी, सब कुछ आपको वहां पे प्रॉपर मिलेगा। तो उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे भी दी गई है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दी गई, तो आप वहां पे जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो उसकी हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए कि योजना बनाते समय हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं, यानी इस क्लास में होने क्या वाला है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आप आगे की क्लास में आप मेंटली पहले से बैठे हो कि इस क्लास में हमें जानने को क्या क्या मिलेगा। तो इस क्लास में हमें जो जानने वाले हैं वो सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इस क्लास में, कि हम इस क्लास में आपका जो सिलेबस है, यानी जो आयोग ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, इसको हम डिकोड करेंगे, यानी इसकी हम सर्जरी करेंगे कि पिछले सिलेबस और इस सिलेबस में इन दोनों में क्या क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। पहला आपके पास जो स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, जो अभी आपके पास नया सिलेबस आया है, तो क्या उसमें अंतर आएगा, आपको किस प्रकार से वो स्टडी मटेरियल भी काम आ सकता, नया कैसे आपको लेना पड़ेगा, कहाँ पे। तो हम सिलेबस को समझेंगे, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न आपके जो अभी तक बने, क्योंकि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है, लेकिन साथ ही साथ आयोग ने लगातार पिछले 2 सालों से मेडिकल से रिलेटेड हो या आपका पशु विभाग से रिलेटेड हो, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, और भी जो अलग अलग एग्जाम होते हैं वो एग्जाम्स उसने लिए हैं, सबका सिलेबस क्या था, पेपर फर्स्ट कॉमन था। तो उनमें क्वेश्चंस उस सिलेबस से किस प्रकार से आए थे, प्लस सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं तो पेपर का सिलेबस तो लगभग सेम है, तो कुछ परिवर्तन आपके में है नए जो कि सिविल सर्विस में भी नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो सिलेबस आपका एग्जैक्ट ऐसा मत सोचो कि वहां से सेम है, बहुत अंतर है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पूरा का पूरा एक सिलेबस डिकोड करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें उस पर क्या फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए नया है तो आपको कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। दूसरा, आप, क्योंकि कई लोग आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट के हैं, तो अपने स्टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के स्टेट के हैं, तो वो लोग क्या हो जाता है, कई लोग जॉब वर्कर है, जॉब पे हैं, कॉलेज पे पहले से ही पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में है, कुछ अतिथि विद्वान है, कुछ अलग अलग कहीं ना कहीं प्रोफेशन पे जुड़े हुए हैं, या कुछ लोगों का एग्जाम से दूरी है। तो उन्हें इस पेपर के लिए अपने एक जो
मेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा इस पेपर के लिए कितना समय उन्हें प्रतिदिन देना चाहिए, कितना पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे तैयार करें, ये चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों पे हमारी बात होगी। और भी बहुत कुछ होगा, किन किन चीजों में फोकस करना है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल होने के साथ साथ छात्र जीवन भी जीना है, और छात्र जीवन बहुत कठिन जीवन होता है, प्रोफेशनल जीवन भी कठिन जीवन होता है, हर जीवन कठिन होता है, नई परीक्षा होती है। ठीक है, तो आपको तो दो दो परीक्षाएं देनी है, एक तरफ आपको टीचर बन के भी रहना, वो अभी आपकी परीक्षा, दूसरा आपको स्वयं छात्र बन के। वैसे जो व्यक्ति स्वयं छात्र बन के रहता है वो जीवन में ज्यादा आगे बढ़ता है, तो हमें हमेशा छात्र बन के रहना चाहिए। कलाम साहब का जवाब था। ठीक है, प्लस आगे की बात करेंगे हम कि हमें कितने नंबर या कितने प्रश्न सही करने होंगे, ताकि, क्योंकि देखिए मिनिमम क्राइटेरिया तो आयोग ने बता दिया कि भैया आपको 40% मार्क लेकर के आने पड़ेंगे मिनिमम। लेकिन क्या मिनिमम में काम हो जाएगा? नहीं होगा। आप 40% नंबर लेकर के आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा इससे? नहीं होगा। आप ये तो देखो, सिविल सर्विस वाला लड़का बैठने वाला है यहाँ से, सबका स्कोरिंग एरिया होता है, वो स्कोर करेगा। तो आपको कितने नंबर लाने चाहिए, तो इन सारी चीजों पे हमारी इस क्लास में बात होगी। बात शुरू करने से पहले कितना नंबर लाना है पक्का हो जाए वो भी ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं, देखिए कि इस एग्जाम में दो प्रकार के एस्पिरेंट्स बैठेंगे, एमपीपीएससी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, या पेपर फर्स्ट। इसको मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली भले ही बनाया हूं, लेकिन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो बात करेंगे यहाँ पर हम एपी में दो प्रकार के स्टूडेंट्स इस पे बैठेंगे, एस्पिरेंट्स बोले तो। ठीक है, एस्पिरेंट्स बैठेंगे। पहले होंगे जो कि एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स होंगे, यानी जो लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस की जो हमारा एग्जाम होता है उसकी लगातार क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो वो होंगे, दूसरे वो होंगे जो कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या है, एस्पिरेंट्स है, मतलब जो केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, वरदान है। ठीक है, फर्स्ट पेपर उनके लिए क्या है, वरदान है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, इसमें से फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा वो पढ़े हुए हैं। उनका जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नए जोड़े गए हैं, जो कि आज भी सिविल सर्विस का जो नया सिलेबस है 2024 का उसमें भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले पढ़े हैं। ठीक, फिर भी लगभग उनके लिए 80% सिलेबस वही है। लेकिन वो इस एग्जाम में इसलिए आते हैं क्योंकि अब कई लोग इसमें पीजी कर लिए। देखिए कि ये पेपर अब रेगुलर हो रहा है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पिछले वीडियोस में भी कहा था, जो अतिथि विद्वान है या जो एपी का एग्जाम दे रहे हैं, अगले 3 साल आपके लिए वरदान है। सिलेक्शन पाने के लिए वरदान होने वाले हैं। लगातार ये वैकेंसी आएगी और हर साल आएगी। इस साल चूक रहे हो आप, जो चूक गए, इंटरव्यूज नहीं पहुंच पाए, वो उनके लिए ये वरदान है। तो आप लोग लग के मेहनत कर लो आराम से। इतना बढ़िया ग्रेड 2 की जॉब मेरे को नहीं लगता कि कहीं मिलती होगी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर निकालना, इंटरव्यू देना है 100 नंबर का, सीधे अंदर, ना मेंस देना, मतलब कोई मगजमारी ही नहीं ऑप्शनल की, मेंस की, सीधे पेपर है। ठीक है, और आपका ही सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हो, अलग से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना। जो रोना रो रहे हो बैठ करके, भाई जिन्होंने हिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ उनके लिए सिर्फ ये एक पेपर महत्वपूर्ण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि एमपीपीएससी वाला लड़का इस पे बिल्कुल गिद्ध की तरह आंख बना के बैठा। वो सोचता है कि मैं यहां से स्कोर करूंगा। आप इस चीज को समझो। आप सोचते हो हम यहां से स्कोर करेंगे, वो सोचता हम यहां से स्कोर करेंगे। वो वहां से एवरेज नंबर ले आएगा, यहां से स्कोर करके क्या करेगा, पकड़ने का पेपर का प्रयास करेगा। तो वो लोग क्या होता है, देखो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये पेपर तो कॉमन हो गया, लेकिन वो साथ साथ क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। ठीक है, और दो सब्जेक्ट मैं मानता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और थोड़ा सा उनका पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी का तो बिल्कुल भी नहीं मैं मानता हूं। मेन मोटे मोटे यदि आप मेरे सब्जेक्ट से बात करो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये मात्र दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यदि कोई लड़का एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मुख्य परीक्षा में जाता है, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ता, ज्योग्राफी पढ़ता तो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा लोक प्रशासन, थोड़ी एथिक्स, थोड़ा सा क्या कहते हैं, अब तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गया है, वो भी पढ़ता, साइंस भी पढ़ता। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है सेकंड पेपर का, उसमें सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप छोड़ दो तो बाकी के सब्जेक्ट में से 20% ही कवर होता है।
हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से लगभग 70% सिलेबस वो सेकंड पेपर भी कवर कर लेगा। तो बात क्या हुई, बात ये हुई कि यदि कोई लड़का एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एस्पिरेंट है, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहता है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर उतना टफ एग्जाम नहीं है। 70% वो सिलेबस कवर करके बैठा हुआ है। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट से आ रहे हैं, सोशियोलॉजी से आ रहे हैं, इसके बाद आपके क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, इथिक्स ले लिया है कुछ लोगों ने, कुछ ने साइंस सोचा कि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, मैं साइंस से आ जाऊंगा, उनके लिए थोड़ी सी रास्ता ये कठिन होगा, यानी उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्री फरवरी में है, फरवरी के बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं रह जाएगा, आपको एक्स्ट्रा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। आप केवल फर्स्ट पेपर से पेपर नहीं निकाल सकते। तो अब बात किसकी होगी, अब जो हमारे दूसरे टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। वो कौन होते हैं, वो होते हैं जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए जो होता है, उनके लिए फर्स्ट पेपर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है फर्स्ट पेपर। ठीक, जो अतिथि विद्वान हैं, अदर स्टेट के हैं, तो क्यों, क्योंकि इसमें उनको एमपीजी के स्पेशली पढ़ना होता है। मध्य प्रदेश, अब थोड़ा सा उनका आईसीटी आ गया, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, और करंट आ गया, आपका करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आ गया, आपका आईटीसी आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, और आप लगभग हो गया इतना ही है इसमें। ठीक, तो ये दो सब्जेक्ट उनके लिए क्या हो जाते हैं, ये एमपीजी के उनके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है। लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, इकोनॉमी पढ़ रहे, आप सभी की लास्ट की जो 10th यूनिट है, ठीक, ऑप्शनल में, वो कौन सी है, एमपी वाली ही है। तो आपको अब हिस्ट्री वाला तो केवल हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी तो पढ़ेगा नहीं, तो उसके लिए हिस्ट्री के लिए आराम हो गया कि एमपी की हिस्ट्री तो मैं पढ़ ही लूंगा। ज्योग्राफी वाला हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेगा, पर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, कोर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन बात करी जाए तो ये पेपर जो होगा उनके लिए 50 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, सभी के लिए 50 क्वेश्चंस का होना है। आपको 4 क्वेश्चन का 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, प्रश्न आएगा, और आपको 200 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा। दूसरा पेपर जो हो जाता है वो आपका 150 का हो जाता है, 4 नंबरों का रहता है, आपको 600 नंबरों का ये मिल जाता है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपका 900 नंबर में क्या हो जाएगा, कुल पेपर होगा। तो पहला पेपर जो हुआ आपका वो कितने नंबर का हुआ, पहला पेपर जो हुआ आपका ये हुआ 200 नंबर का। ठीक, 50 प्रश्न आपके इसमें से आने हैं। ठीक, कितने आने हैं, 50 प्रश्न आने हैं। 50 प्रश्न में आपके एमपी के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर क्या कहते हैं कंप्यूटर के रहेंगे, ठीक, और कुछ क्वेश्चन आपके कहे के रहेंगे, करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो 3 सेक्शन के आपके क्वेश्चंस आने हैं, यानी ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे, ज्यादा समय न लेते हुए किस पे आते हैं, सिलेबस पे बात करते हैं। ठीक, तो सिलेबस से क्या होगा, चीजें हमारी ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट हमारी जो है इस सिलेबस में है वो मध्य प्रदेश का इतिहास। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हाइट दिखेगा ये समझ जाना कि आपका नया जुड़ा है टॉपिक, ठीक है। बाकी का सॉरी जो येलो कलर है आपका, इसमें ये नया जुड़ा है, व्हाइट कलर आपका पहले था सिलेबस में। तो जिनके पास पुराना सिलेबस है आप देखोगे तो पहले भी आपका सिलेबस था, मध्य प्रदेश का इतिहास था, इस बार उसने थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दिया है, कुछ चीजें नई जोड़ी हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। यहां पर इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के इतिहास को इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि हम आपसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे किसकी बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे इसकी यानी मध्य प्रदेश के खोपड़ी जहां से मिली वहां से बात शुरू होगी, ठीक है, रायसेन की गुफाओं से बात शुरू होगी, आदम के जमाने से बात शुरू होगी, और बात आपकी कहां तक जाएगी, वर्तमान में जो हमारे का रानी कमलापति का स्टेशन बना है, वर्तमान से आधुनिक काल तक जाएगी, वर्तमान इतिहास तक की बात जाएगी। तो आपको पूरा इतिहास पढ़ना है। कुछ चीजें इसमें गड़बड़ हुई पर हमें डाउट है वो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर करता चलूंगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का, ठीक, तो ये हमारा हो गया प्राचीन इतिहास, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास, ये हमारा आधुनिक इतिहास। किसी भी इतिहास के 3 खंड हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों आपको पढ़ने। कुल मिला के आपको मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन भी पढ़ना है, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया क्योंकि हमारा जो स्टेट है
वो कौन सा है? एक ट्राइब स्टेट है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, हम लोग एक ट्राइब स्टेट के हैं। तो यहाँ पे हमें जनजाति इतिहास को यहाँ पे मेंशन किया है और जनजाति साहित्य को मेंशन किया है। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ गए इस बार, मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास और जनजातीय साहित्य। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लोक सेवा आयोग ने पिछले क्या है, पिछले 2 सालों से लगातार बहुत सारे पेपर लिए हैं एमपीपीएससी ने। पेपर फर्स्ट लगभग सबका सिलेबस सेम था, सिविल सर्विस में भी उसने ये सिलेबस 2024 में कर दिया। तो ऑलरेडी वो एक पेपर ले चुका है 2024 का। हालांकि सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव किया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते थे। तो आप ये देखोगे कि यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस हमेशा फिक्स रहे लगातार। मध्यकालीन इतिहास की बात करो आप, तो महल वगैरह के बारे में क्वेश्चंस बहुत आए हैं लगातार कि ये महल कहाँ पे है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, यहाँ के इस समय जब महल का निर्माण हुआ तो राजा कौन था, ठीक है, या ये किले का निर्माण किसने कराया, मंदिर का निर्माण किसने कराया, किस शैली में मंदिर बना हुआ है, और राजा भोज के द्वारा मंदिर का निर्माणों का काल उस टाइम पूछ लिया, या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पूछ ली। ठीक है, और इसी के बाद आधुनिक इतिहास की आप बात करोगे तो हमारे यहाँ के जितने भी राजवंश रहे उनसे रिलेटेड कौन कहाँ पे डेवलपमेंट किया। ठीक, रजवाड़ों से हमें हमेशा प्रश्न आए हैं। ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम की आप बात करोगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे यहाँ जो भी नीमच वगैरह में जो भी क्रांतियां हुई वो सारी चीजें उसने पूछ लिया था। किसको कहाँ पे फांसी दी गई, ठीक, और इनकी समाधि कहाँ पे बनी है, कौन सा दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में, ये सारी चीजें लगातार आप देखोगे उठा करके। तो इतिहास से उसने पीछे यानी इतिहास का स्थापत्य पूछा है, ठीक, मंदिर मस्जिद जो भी बने हुए हैं, प्लस रजवाड़ों के द्वारा जो क्या कहते हैं उनके द्वारा कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किए गए तो उनसे राजा से रिलेटेड पूछा है। इसके बाद आप बात करो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख क्षेत्र में जो भी आंदोलन गतिविधियां हुई, कोई यदि क्या कहते हैं हमारे यहाँ स्वतंत्रता गतिविधि हुई है, ठीक है, क्या कहते हैं जंगल सत्याग्रह, टूरिया सत्याग्रह, इस टाइप की जो चीजें हुई हैं उनके बारे में पूछ लिया। इन्वॉल्व कौन था वो पूछ लिया, पर्सनैलिटी का पूछ लिया। तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, इनका जन्म कहाँ हुआ उससे रिलेटेड पूछ लिया। अब आप आओगे जनजाति में, तो जनजाति में पिछले 2 साल में क्वेश्चंस लगातार एमपीपीएससी में बढ़ रहे हैं। बढ़ने के कारण भी हैं, वो आपके में भी अब आ गए हैं, तो आपके में भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो जनजाति इतिहास यहाँ पे इन्होंने दिया है और जनजाति साहित्य दिया है। तो जनजाति इतिहास में आप देखोगे लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतने में डीप में जाके वो पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आने हैं भाई, आपको 5 यूनिट दी है, 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आने हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं लगभग कुल मिलाकर के 5 टॉपिक यानी हर टॉपिक से आपके 2-2 प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न वो आपके यहाँ से उठा लेगा फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट में से 10 में से आपको मैं मोटा मोटा बता चुका। आप पिछला पेपर उठा करके देखोगे तो सिलेबस में इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हिस्ट्री वाले पोर्शन पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको कमी दिखेगी। मध्य प्रदेश का विश्व धरोहर स्थल जो कि प्री के सिलेबस में है सिविल सर्विस को, वो इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश का स्थापत्य कला वो उसमें है, इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश का जो क्या पर्यटन सिविल सर्विस के सिलेबस में है, इसमें नहीं है। तो पर्यटन, स्थापत्य, विश्व धरोहर स्थल ये सब चीजें हमारे सिविल सर्विस के सिलेबस में है, लेकिन इसमें नहीं। लेकिन ये होता है इतिहास का ही पार्ट, ठीक है। स्थापत्य कला हो, हमारे यहाँ का पर्यटन हो, या हमारे यहाँ का विश्व धरोहर स्थल हो, सब कुछ जो ये निर्माण हुआ है ये कहीं ना कहीं हमारे मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस भी आप उठा करके देखोगे तो यहीं से बने हैं लगातार। सिलेबस एमपी सिविल सर्विस का चेंज होने के बाद भी यहां से क्वेश्चन बने हैं और आपके में भी आए, ठीक। इसकी हम अलग से पूरी एक पीडीएफ डालेंगे उस टेलीग्राम चैनल पे, आप देखना पूरा कैटेगराइज करके डाल रहे हैं, तो वो आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको पढ़ना चाहिए, भले ही सिलेबस में नहीं दिया, क्योंकि जब आप ये इतिहास पढ़ोगे तो ऑलरेडी वो पढ़ लोगे, लेकिन उसको एक प्रॉपर जगह रख करके आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चोलों ने कराया, सॉरी चंदेलों ने कराया, ठीक। चंदेल वंश के काल में मंदिर का निर्माण हुआ जो कि आपके मध्य प्रदेश के इतिहास का पार्ट है वो, लेकिन पर्यटन में भी आता है वो। सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया, ऐतिहासिक पार्ट है हमारा वो, लेकिन आता किसमें है? विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। तो ये चीज आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि ये हमारे सिलेबस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाएगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि सिविल सर्विस के नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर अदर स्टेट के हैं या अतिथि विद्वान है,
वो क्या करेंगे, जब सिलेबस को देखेंगे कि वो सबसे पहले उनकी कमी क्या होती है, ये लाइन उठाएंगे मिलाएंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन दिख गई स्थापत्य कला और ये दिख गया, मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन भैया मध्यकाल के टाइम पे मांडू में ये जो किले बने वो आपके किसके, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। अब पेपर डायरेक्ट आप देखोगे मांडू के किलों से ही उठा लेता कि फलाना दरवाजा कहाँ है, ग्वालियर में दरवाजा है तो वो कौन सा दरवाजा है, ठीक है, मान सिंह के द्वारा गुजरी महल का निर्माण किया गया तो गुजरी महल से रिलेटेड पूछ लेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्या कहते हैं गलत पूछ लिया, क्यों ना पूछे भाई, आपके इतिहास का पार्ट है वो। तो आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ोगे लेकिन अलग से यूनिट बनी तो आप उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ो क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो ये हो गई इतिहास की बात। तो इतिहास को लेकर के मैं आशा करता हूँ आपका यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गया। दो चार चीजें इसमें नहीं मेंशन है लेकिन वो आपको पढ़नी है। विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश का जो भी स्थापत्य कला संस्कृति ये है वो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसी का ये निचोड़ है, हिस्ट्री के पार्ट का एक निचोड़ है, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन तो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी आपको पढ़ने। अब हम लोग बात करेंगे अगले यूनिट की, जो आपका यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो येलो पार्ट इसमें आपको सिर्फ लास्ट का दिख रहा, मतलब सिर्फ ये एक नया टॉपिक है जो आपके प्रीवियस सिलेबस में इस सिलेबस में अंतर है, मतलब ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आप जाओगे तो पहले आपकी राज्य की भौगोलिक स्थिति विस्तार, ठीक, यानी हमारे मध्य प्रदेश के आपको सबसे पहले भौगोलिक स्थिति पढ़नी पड़ेगी, कहाँ क्या है, ठीक, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्र कहाँ से कौन सी मिट्टी से बना है, कब बना है, ठीक है। फिर आपको नदियां, नदियां एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे फेवरेट टॉपिक है। नदियों से क्वेश्चन आने ही आने हैं क्योंकि एमपी है नदियों का मायका, तो आपके नदियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग नदियों को थोड़ा प्रॉपर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पर्वत, लिमिटेड पर्वत है, उनकी डायरेक्शन या उनका क्रम या उनके से लगी हुई चीजें वो पूछ लेता है, आप देखोगे तो उसने पूछा है। तो ये दो जगह ऐसी है जहां से आपको पेपर में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं, ठीक। इसके बाद कुल यूनिट जो है इसमें आपकी 5 यूनिट है, यानी यहां से भी 10 प्रश्न आएंगे, हर यूनिट हर टॉपिक में से दो दो बनने हैं। तो आप नदियां और पर्वत पढ़ लेते हैं तो लगभग यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब आती बात जलवायु की। एमपी के जलवायु में आप जब जाओगे तो वनोपज और विशेषकर मिट्टियां, यहां से हमेशा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर जलवायु में आपका मौसम और तापमान, किसी में से एक में से क्वेश्चन आएगा। आप देखोगे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। वन से आपसे पूछ लेगा कि भाई इस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सागवन हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। मिट्टियों में काली प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भुरभुरी मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, और ठीक। अब उसी से रिलेटेड आप जब कृषि में आओगे तो कृषि में हमारे यहाँ इसकी खेती कहाँ होती है, उसकी खेती कहाँ होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले मिले होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पिछले 1-2 साल में एमपीपीएससी ने पूछा है तो सिंचाई परियोजनाओं से पूछा है। आप उठा करके सिविल सर्विस को 2 साल के कोई भी पेपर उठा लो, सिविल सर्विस नहीं, एमपीपीएससी ने जो पेपर लिए, सिंचाई परियोजना एक ऐसा क्षेत्र था जहां से उसने क्वेश्चंस उठाए ही उठाए, 100% उठाए हैं। तो ये सेक्शन ऐसा जहां से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिंचाई परियोजना विशेषकर जो नवीन सिंचाई परियोजनाएं होती है उनसे जरूर पूछ लेता है। नदियों में पूछ, जैसे अब कोई भी सिंचाई परियोजना, भी मुख्यमंत्री जी ने अभी कल परसों एक उद्घाटन किया है, पूछ लेगा किस नदी में, ठीक है, किस नदी में अभी सबसे ये, जैसे अभी केन बेतवा लिंक है, केन बेतवा लिंक से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि वो नदी है, लेकिन सिंचाई परियोजना उससे जुड़ी होगी तो वो पूछ लेगा, ठीक है। ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, खनिज से भी आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आती बात जनसंख्या आधार साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण देखिए ऐसा टॉपिक है, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण में आपकी जो यूनिट्स हैं उससे प्रश्न आने हैं कि फलानी यूनिट कहाँ लगी है, और एरोपेनिक लैब जैसे भी ये क्या अलग अलग प्रकार की लैब्स बनी है, कहाँ बनी है, ठीक है। और बनाना वगैरह की खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगी है बुरहानपुर में, उसके बारे में पूछ लेगा। तो इस प्रकार की चीजें आपको पढ़ के रखनी है इसमें, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण में कुछ विशेष कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यूनिट्स के अलावा। जनसंख्या का 2011 की सबकी जो जनगणना चल रही है वही है, सबके पास है, आपके पास भी वही रहेगी, नई आई नहीं है। तो उससे रिलेटेड आप सभी देखोगे, साक्षरता, आकार, जनसंख्या से आपको सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले, जनसंख्या के आधार पे छोटा जिला, अनुसूचित जाति के आधार पे, अनुसूचित जनजाति के आधार पे, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता के आधार पे छोटा जिला, बड़ा जिला, सर्वाधिक आबादी वाला, सबसे कम आबादी वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगातार मिलेंगे। टॉप 5 जिले, ठीक, निम्न में से किसका सबसे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात कम है,
ठीक, तो 2011 के पूरे डेटा ये वही के वही है, आज भी वही पूछे जा रहे हैं, तो आपसे आने वाले समय में ये पूछेगा। ठीक, तो ये ध्यान में आपको रखना। तो ज्योग्राफी में से आप देखोगे तो मैंने आपको बताया सिंचाई परियोजना ध्यान में रखना, एकमात्र यूनिट है जो आपकी नई ऐड हुई है। भूगोल, मध्य प्रदेश में नदियों से प्रश्न आने ही आने हैं, आप नदियां 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो आपकी हो जाएंगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम तीसरी यूनिट की जो हमारी काहे की होगी, हम इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ये एक ऐसी यूनिट है जितना आश्चर्य आपको होगा उतना ही आश्चर्य और नई यूनिट किसके लिए, सिविल सर्विस वाले छात्रों के लिए। ये 2 प्रकार की है, यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो इसमें मध्य प्रदेश की आपको पॉलिटिक्स, सॉरी मध्य प्रदेश की आपको इसमें क्या क्या मिलेगी, मध्य प्रदेश की आपको इसमें मिलेगी राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटी मिलेगी, दूसरी आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, अर्थव्यवस्था मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए तो देखिए हमारे यहाँ का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त सब कुछ मिला करके ये यूनिट पहले भी थी, पंचायती राज व्यवस्था। यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, यहां से वो 2 क्वेश्चन आपके उठा लेगा। आप उठा करके देखोगे तो राज्यपाल कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन से राज्यपाल थे, नहीं थे, और कब सबसे कम समय वाले, सबसे ज्यादा समय वाले, किन के समय में राष्ट्रपति शासन लगा रहा, मुख्यमंत्री कौन से बाहर के थे, राज्यपाल कहीं के कुछ बड़े पद पे रहे होंगे तो उनके बारे में पूछ लेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पूछ लेता है, हमारे यहाँ से कोई बड़ी उच्च पद पे गए हैं, एमपी हाई कोर्ट से पता चला सुप्रीम कोर्ट में या किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जाकर के प्रेसिडेंट वगैरह बन गए, कुछ अच्छी चीजें पे बने, सचिवालय वगैरह, कमिश्नर वगैरह पूछ लेता है। तो इनमें ज्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं बनते, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 यूनिट, ये 3 जगह ऐसी जहां से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने। अब क्या हुआ है, इसने 2 ये टॉपिक नए जोड़े हैं और ये टॉपिक आपके लिए नए हैं, लेकिन एमपीपीएससी के जो सिविल सर्विस की तैयारी 2019 से लड़का कर रहा होगा जो स्टूडेंट, उसके लिए पुराने हैं। क्यों? SC/ST एक्ट जो था एमपीपीएससी के सिविल सर्विस में, ये पहले आयोग की बात करते हैं, ये जो राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग और राज्य महिला आयोग, इनमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप कुछ मत करो, पिछले साल के आप पेपर उठा करके सिविल सर्विस के उठा के देख लो, 2024 के जस्ट पहले वाले सिलेबस की आपको ये आयोग वहां मिल जाएंगे। एमपीपीएससी की ये 10th यूनिट थी, एमपीपीएससी की जो 10th यूनिट होती है वो इस साल आपको आपके सिलेबस में तीनों मिल जाएंगी। एमपीपीएससी में 3 बार 10th यूनिट हुई है, एक 19 के सिलेबस में थी, फिर एक उसके बाद के सिलेबस में हुई, एक करंट के सिलेबस में। तो 3 बार 10th यूनिट हमेशा सरप्राइज्ड होती है और एक शानदार यूनिट मानी जाती है। वहां से स्टूडेंट्स स्कोर भी करते हैं और वहां के कारण बाहर भी होते हैं एग्जाम में। तो ये एक समय पे 2024 के पहले एमपीपीएससी का सिविल सर्विस का 10th यूनिट था। तो वहां से आप ये देखोगे तो ये पूरे के पूरे आयोग, कमीशंस और भी आयोग थे, इसमें राष्ट्रीय स्तर के भी आयोग थे, हमारे में केवल स्टेट के आयोग थे। यहां से क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि इसको थोड़ा भी पढ़ लोगे ट्रिकी तरीके से तो आप इसके सभी के सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। दूसरा आता है आपका SC/ST एक्ट, जिसने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान किया, क्योंकि मतलब एक तो मालूम जिनको याद हो गया था उनके लिए तो ये वरदान था कि मैं यहां से 10 में से 7 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लूंगा, वो इसके दम पे पेपर भी निकाल लेते थे। और कुछ ऐसे थे जिनका इसके कारण पेपर रुक जाता था। तो ये डिपेंड करता, बोले ना कि आपदा में अवसर होता है, तो किसी के लिए आपदा होती है, किसी के लिए अवसर होता है। तो अब आप डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको आपदा को अवसर बनाते हो कि क्या बनाते हो। अपन पेशा एक्ट है, ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम है। देखिए इस बार ये भले ही एक्ट ऐड हुए हैं, मैं मानता हूं अगले 2 साल तक इसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा प्रश्न नहीं आने। इससे आप ध्यान दोगे तो 2 प्रश्न इससे आने, 2 प्रश्न इससे आने, 4 प्रश्न आने। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 2 से 3 प्रश्न इस 4 में से आपके ऐसे होंगे जो आप केवल ऊपर ऊपर का आयोग पढ़ोगे ना, इसका कब बना, इसके क्या कहते हैं, कब गजट में जारी किया गया, ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान कौन है, या SC/ST एक्ट वगैरह में कितनी धाराएं हैं, मोटे मोटे प्रश्न। यदि आप इनको भी याद करके रख लोगे तो आप आराम से कर लोगे। तो पॉलिटी का एक ऐसा सिलेबस है जहां पर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी, यदि आप मेरे से बात करो तो 50% सिलेबस उनका आज का है, लेकिन 50% में उनको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो नया हो गया है। तो आपके लिए भी जितना नया उतना नया उनके लिए भी है, ठीक है।
अब लेकिन बात यह है कि इसमें से 2 पार्ट है, तो 5 प्रश्न आपके इसमें से आएंगे, यानी हर सेक्शन में से एक एक प्रश्न होगा। तो मैं मानता हूं आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 प्रश्न आपके मोटा मोटा इससे मिलेंगे। और फिर 5 प्रश्न आपके किससे आएंगे? 5 प्रश्न आपके आएंगे इकोनॉमिक्स से, जो आपका पार्ट बी है उसी का। तो पॉलिटी को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 में। तो 5 प्रश्न आपके पीछे गए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आयोग में और एक्ट में, अधिनियम में और आयोग में बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्न आने, उस 2 प्रश्न के पीछे मैं आपको अभी भी बता दूं, अलग यूनिट थी एमपीपीएससी में, उसकी 10th यूनिट। तो वहां यदि आप ज्यादा टाइम दिए तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, 120 दिन है। ठीक है, तो अकेला एक्ट पढ़ने में लड़कों को 10वीं यूनिट आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता रहा होगा। तो अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मतलब आपका जो एमपी की करंट इकोनॉमी है उसके बारे में आपको बात करनी है। कृषि ग्रामीण विकास की स्थिति, ये पहले भी था। अब इसमें नया टॉपिक ये जोड़ा है कि हमारे यहाँ का जो बेसिक क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करी गई है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बारे में बात करी गई। तो कुल मिला के आपको एमपी की इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर पढ़नी है हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारी जो आज की करंट की सिचुएशन इकोनॉमिक्स की वो पढ़नी है, नहीं आपका आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, बजट पढ़ के रखना है आपको। और ये दोनों चीजें अभी नहीं पढ़नी, वो आगे आएगा तब पढ़ना है आपको। जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल विकास है, ये सारी चीजें आपको पकड़नी। अब इसमें बहुत सारी चीजें नई जोड़ी, उनमें से ये 2 टॉपिक जो हैं आपके पिछले सिलेबस से नए जोड़े, सतत विकास लक्ष्य, व्यावसायिक सुगमता, ठीक, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 3 टॉपिक जो हैं ये मध्य प्रदेश के करंट के सिलेबस में उधर भी नहीं है, सिर्फ सतत विकास लक्ष्य वहां पे है, ये दोनों टॉपिक वहां भी नहीं है। तो हालांकि कुछ नहीं, ये तीनों के तीनों इंडेक्स हैं, आप पढ़ोगे नए वाले, आपका काम हो जाएगा। तो मैं मानता हूं पॉलिटी में आप उधर वाला सेक्शन और इसमें इधर वाले सेक्शन को पकड़ लो और आयोग पकड़ लो। एक्ट में ज्यादा मेहनत ना करके 2 प्रश्नों के पीछे मत मर, यदि मरना पसंद ना करो आप 1 प्रश्न के पीछे, तो आप ये सेक्शन मजबूत कर लो तो आप ज्यादा स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तो ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आपका आता है अगला पार्ट, कौन सा? चौथी का, यानी 4th यूनिट। ये मध्य प्रदेश के जो वर्तमान का सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसकी 10th यूनिट है। ठीक, 4th नंबर। यहां पे बस आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जो कि वहां ना दे करके यहां दे दिया। बाकी की पूरा का पूरा ये यूनिट अनुसूचित जाति जनजाति पे आधारित है। आपको किसी भी जनजाति को आप पढ़ते हो, किसी भी को, भील को भी पढ़ते हो, भील का उद्भव कैसे हुआ, भीलों के त्योहार क्या हैं, भीलों को क्या कहते हैं, उनके त्योहार के बाद उनके जो शादी ब्याह के तरीके हैं वो कैसे हैं, उनकी कुछ विशेष प्रथाएं हैं वो क्या हैं, वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, अब उनके जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, प्लस कुछ आज भी ऐसे व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, आज भी एक नाम कमाते। कई लोग गायक हैं जो फेमस हैं, पंडवानी वगैरह गाती हैं, वो हैं। तो आपको उनके बारे में मोटा मोटा पढ़ना है। मतलब आप यदि एक ट्राइब पकड़ते हो, कोई भी एक भील पकड़ा, तो भील के बारे में आप मेन पीएचडी नहीं करनी है। आपको यहाँ के 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और ये बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि करंट में ये एमपीपीएससी की 10th यूनिट है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है जो कि उधर का पार्ट था, हिस्ट्री का पार्ट, वो यहाँ आके जुड़ गया है। तो लोक कला एवं संस्कृति, ये ऐसा टॉपिक है जहां से एमपीपीएससी जब से शुरुआत हुई है सिविल सर्विस की, फेवरेट टॉपिक है। ऐसा हुआ ही नहीं कि जब कभी एमपीपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछे। तो आप भी एक बार पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस कैसे बनने। ठीक है, तो कभी भी पेपर देने से पहले, ये मैं सिलेबस आपको बार बार जो बता रहा हूं कि एमपीपीएससी के किस पेपर में है, एमपीपीएससी के इस पेपर में है, इस यूनिट में, क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रीवियस ईयर के सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन देखो तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन बनने कैसे हैं, तो मुझे पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब आप पता चल रहा भील की पीएचडी कर रहे हो, आज जब आप उठा के देखे तो क्वेश्चन तो उसमें यही पूछ रहा था कि भैया भगोरिया कहाँ मनाया जाता है, भगोरिया कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
ये 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है। 3 प्रश्न बनते हैं। किस जगह मनाया जाता है। तो ये 4 प्रश्न आपके बनेंगे, एक प्रोग्राम है मात्र। तो हम पता चल रहा पीएचडी करने में बैठ गए, नहीं करना है, मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, पर थ्योरी जब आप तक बेसिक चीज नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको हमारी जो भी जनजाति हैं उनके बारे में, उनकी संस्कृति, साहित्य एमपी के संदर्भ में पढ़नी है। छत्तीस हमको की बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सेम है, लेकिन उनके पर्वों में थोड़ा बहुत अंतर है। इस चीज को ध्यान, तो आपको मध्य प्रदेश विशेष पढ़ना है। अब कोई भी जनजाति होगी उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां वो विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक, उसके बाद उनके कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं उनको। विशेष पिछड़ी जनजाति है जिनके लिए हमारे अलग से योजना चल रही है इस समय, विशेष पिछड़ी जनजातियां, ठीक है, भैगा बारिया सहरिया। ठीक, इसके बाद आपके उनके लिए अलग योजनाएं चलती हैं। अब हर जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है, एक परंपरा होती है, उसकी एक कला होती है, त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, भाषा होती है, बोली होती है, और उनका अपना एक साहित्य है। आप पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद बहुत सी हमारी जनजातियां हैं जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, टांटा मामा लोगों ने योगदान दिया है, तो उनके बारे में पढ़ना है। कुछ व्यक्तित्व है उनके बारे में आप पढ़ लो, कहाँ थे, किस जगह योगदान दिया उन्होंने और किस क्षेत्र में दिया। निमाड़ में थे, खंडवा, खरगोन, कंफ्यूजन नहीं रखना है, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ में, ये पता किस जनजाति थे, भील थे, कोरकू से थे संबंधित, ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर आपसे यही पूछ लिया जाता है कि फलाने व्यक्ति किस जनजाति के थे, तो उनके बारे में पढ़ के रखना। अब ये सब कुछ आपको बाकायदे करना है और बहुत ज्यादा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, पर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आराम से हो जाएगा। आखिरी यूनिट हमारी आती है जिस पर बदलाव नहीं किया गया है, वो आपका सबसे पहले एक टॉपिक है, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर है, एमपी, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल। ठीक, तीनों प्रकार का करंट अफेयर आपको करके रखना है। व्यक्तित्व वगैरह ये सब कुछ एमपी का आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये आपका कौन सा है, कंप्यूटर का है। आप पिछले कंप्यूटर के पेपर उठा करके देखोगे तो आप पाएंगे कि कई 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनने वाले होते, बाकी के बनने वाले होते हैं। और एमपीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि उसने आज से लेके जब से भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे हैं, यदि वो 5 प्रश्न पूछता है तो 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमेशा सरप्राइज करते हैं, हमेशा। लेकिन 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो आपसे बन सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा आप उन 3 प्रश्नों के पीछे भागिए। ठीक, हालांकि आने आपके इसमें से 10 में से मुश्किल से 3 से 4 प्रश्न ही है, पर 1-2 प्रश्न ऐसे आपके होंगे, एक प्रश्न ऐसा आपका होगा जो आपको सरप्राइज कर देगा वहां पे, उसके पीछे मत भागिए। लेकिन बहुत से नॉमिनल क्वेश्चंस आते हैं जो आप गेस करके कर सकते हैं, यानी आप एक तरह से यदि आप उसको सामान्य स्तर पे अच्छे से पढ़ें तो आप वो प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इतना इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस, और सिलेबस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया कि क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या नहीं हुए। अब जब ये सिलेबस हमें मिल जाता है तो अब इस सिलेबस की हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, देखिए आज से भी यदि आप जोड़ते हो तो 15 दिन बाद से फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने खत्म। बात कितने दिन की हो गई, बात हो गई आपकी, सॉरी कितने दिन की, 120 दिन की, 120 दिन की। 120 दिन में आपका क्या, ठीक 100 आज से मैं मोटी मोटी बांध रहा हूं, 1 जून को आपका पेपर है जिनका, बाकी का 27 जुलाई वाले अलग है। 1 जून को आपका पेपर है, 120 दिन बाद। यूनिट है आपकी 5, जिसमें से इसको मैं तोड़ दूं तो क्या कहते हैं, आपकी जो ये राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये भी 2 पार्ट में हो गई, पार्ट ए और पार्ट बी, ये भी आपकी 2 पार्ट में है। ठीक, तो आपकी यूनिट हो जाती है 7 यूनिट है आपकी। ठीक है, दिन कितने हैं, 120। आज की डेट में यदि आप बोलते हो नहीं सर 5 यूनिट है, तो मैं ये बोल रहा हूं 20 दिन भी यदि आप पढ़ोगे तो 100 दिन में आपका काम खत्म। 20 दिन बाद आपका पेपर है। आपको मध्य प्रदेश का इतिहास लग रहा होगा छोटा है, पर आप जब इसका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आप इसका क्या कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, ये पूरा चारों खंड आप इसके पर्यटन वगैरह सब जब पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको 20 दिन में करना पड़ेगा, विशेषकर उनके लिए जो
क्या कहते हैं, अदर स्टेट या अतिथि विद्वान है। 20 दिन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी भी आपको पूरी पढ़नी है, राजनीतिक शास्त्र भी आपको पढ़ना है, अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है। जनजातियां अपने आप में आपको लग रहा है सिर्फ जनजातियां लिखी है, 10th यूनिट है एमपीपीएससी की, अलग से बुक आती है इसकी, आपको 20 दिन लग जाएगा, उनके त्योहार रटने में बहुत टाइम लगेगा। आधों को तो आप त्योहार में ही कंफ्यूज हो, क्योंकि आज भी सिविल सर्विस की जो लड़का तैयारी कर रहा है आधे ज्यादा त्योहार में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं यदि आप हर व्यक्ति का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोगों का होता है रट्टा मार लेते हैं, कुछ लोग समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग होगा, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग होगा, किसी का इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, सबका अपने अपने सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, लेकिन पढ़ना तो सब है हमें। तो मेरा सुझाव ये है कि क्योंकि आप लोग यदि प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं या अदर जो हैं कहीं पे भी हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मेरे बनाए अनुसार टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और कभी भी किसी की एक तरह से बोले मैंने ऐसे किया, उसको सुनो और फिर देखो कि आपकी जो सिचुएशन है क्या उससे मिलती है ना। हमेशा जो एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो हमारी सिचुएशन वाला है उससे बनानी चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं फ्री बैठा हूं, केवल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, मैंने एमपीपीएससी में टॉप मार दिया, घर बैठ के तैयारी करी। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप मेरी स्ट्रेटजी कैसे फॉलो कर सकते हो कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, 8-10 घंटे पढ़ता था, आप कैसे पढ़ लोगे? 10 घंटे 8 घंटे की नौकरी भी करनी है, प्लस यदि आप फैमिली वाले हो तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। कई हाउसवाइफ होती हैं, उनको वहां का भी ध्यान रखना है। तो आपके पास समय लिमिट में है, लेकिन आप यहां से ये देखो कि उसका पढ़ने का तरीका क्या था। हमको तरीके पे ध्यान देना है कि हमारा तरीका क्या था, हमको उस तरीके को फॉलो करना है। अब वो तरीका कैसे, उसको हम कितने समय में फॉलो कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, वो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहली बात, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को डे में डिवाइड कर लेना है। ठीक, आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को डे में, हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनजातियां और कंप्यूटर में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। आप इनके लिए सभी के लिए अपना एक डे डिसाइड कर लो कि कितने कितने दिन में आपको खत्म करना है। ठीक है, सबसे पहले आप हर यूनिट के लिए अपना डे डिसाइड कर लो कि कौन सी चीज आपको जल्दी याद होती है, कब कम याद होती है। क्यों? क्योंकि आपका ये तो पार्ट 1 हो गया, अब आपका साथ साथ पार्ट 2 भी है जिसमें आपकी 10 यूनिट है। अब आप ध्यान देना, आप जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, उनके लिए मजेदार बात यह है कि उसमें से हर एक यूनिट इनमें से कहीं ना कहीं उनके कॉमन सब्जेक्ट में उधर भी है। तो आपको यहाँ पे उस यूनिट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपकी एक यूनिट ऑटोमेटिक घट जाती है। लेकिन जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपने उसको पहले से पढ़ा हुआ है, आप कॉलेज वगैरह में पढ़ा भी रहे हैं उसको, तो बहुत सारी चीजें आपकी कॉमन है। अब आपको 2 चीजों में समय निकालना होगा। जो गेस्ट फैकल्टी वगैरह है जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपना एक काम कर सकते हैं, भाई दिन भर तो आप कॉलेज में पढ़ाते नहीं हो, तो एक आपका घर वाला टाइम हो गया जिसमें आप बैठ करके अपने सिलेबस को थ्योरी पढ़ने में समय दो। दूसरा आपका हो गया टाइम ऐसा, कॉलेज वगैरह में, आप कॉलेज में हो जो आपके पास वहां टाइम बचता है, तो वहां पे आप बैठ करके ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, क्योंकि बिना पीटी का एग्जाम आपके बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं निकलेगा। अब आगे की बात करें, आपके पास हथियार क्या होने चाहिए इसको निकालने के लिए, आपके पास क्या तैयार होने चाहिए। देखो भाई, सबसे पहला काम है, हर यूनिट को खत्म करने का अपना एक लक्ष्य बनाइए। मैंने टाइम टेबल आपको यहाँ नहीं बताया, मैंने बताया टाइम टेबल बनाना कैसे है। हर यूनिट को डिवाइड करना है कि किस यूनिट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस में आपको कम करनी है, अपने हिसाब से। और उसकी डेडलाइन टाइम आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने दिन में इसको खत्म करना ही करना है, एनी हाउ खत्म करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी डेडलाइन बना लोगे, ऑटोमेटिक ही आप देखना ये सब्जेक्ट खत्म होने लगेंगे। अब पढ़ना कैसे इन यूनिट को, क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहली बात जरूरी होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए। वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, पूरा सिलेबस आपको डिकोड कर दिया कि ये सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस आपको सबसे पहला काम है कि आपको मार्केट से PYQ लेने की जरूरत है तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज एग्जाम गुरुजी आपको प्रोवाइड करने वाला है।
टेलीग्राम चैनल जो एग्जाम गुरुजी का है, इस लिंक वीडियो के लिंक के नीचे दिया गया है, आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पूरे पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। हम वीडियो क्लासेस भी बना के उसकी डालेंगे पूरा प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ, हम सब कुछ आपको, लेकिन फिर भी आप रखिए उसको, आप देखिए कि क्वेश्चंस आए कैसे हैं, तभी तो पता चलेगा मुझको पढ़ना कैसे है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते तो आपको आइडिया हो जाता है कि चलो अच्छा मुझे नदियां पढ़नी थी, नदियों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपने पिछले पेपर भी दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं वो वहां से, क्योंकि सबसे अच्छा टीचर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, बेस्ट टीचर होता है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पीवाईक्यू होना चाहिए, ताकि आपको पता चल, हो सकता है आप वो यूनिट स्किप कर रहे हो या वो टॉपिक की यार नहीं है सिलेबस में और क्वेश्चन आ रहे हो वहां से। उसके बाद आपको मेजर टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं, आपको इनमें क्या करना है, आपको इनमें मेजर टॉपिक्स में आपको क्या करना है, 2 सेकंड, मेजर टॉपिक्स में आपको फोकस करना है। मैंने आपको बताया अभी सिलेबस में, फिर से रिवाइंड करके देख लेना आप कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उन टॉपिक्स को तो छोड़ना नहीं। जैसे मैंने ज्योग्राफी में सिंचाई परियोजनाएं बताई, नदियां बताई, खनिज बता दिए, तीसरा टॉपिक कौन से उद्योग कहाँ है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, एमपी में पन्ना में हीरा कहाँ पाया जाता है, कोयला सब कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये मिट्टियों के प्रकार बताए कहाँ पाई जाती है। तो ये वो जगह है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो भी बता रहा हूं। तो आपको वो जगह आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहां से आप मान के चलो आप क्वेश्चंस क्या करोगे, कवर करोगे। बात होगी प्रैक्टिस टेस्ट की। देखो भैया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर है, ठीक। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आप कैसे भी ये एग्जाम निकाल ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आप सोचोगे ना, हमारे अंदर एक लालच होता है, एक बार अच्छे से पढ़ लूं फिर टेस्ट दूंगा, एक बार अच्छे से पढ़ लूं फिर टेस्ट दूंगा। ये लालच कभी ना खत्म होने वाला लालच है, कभी नहीं खत्म होता। आप प्रैक्टिस टेस्ट दो, प्रैक्टिस टेस्ट 2 तरह के देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। होशियार क्या होते हैं कि हम लोग सबसे पहले जाते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, 4-5 तो जल्दी 25-30 चैनल ज्वाइन किए, दिन भर बैठ के डाउनलोड करते हैं, खटाखट 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 डाउनलोड हो रहा है, डाटा मिला ही है, मस्त है, डाटा मिल गया, डाउनलोड किए। अपने यहाँ पे हाथ रख के पूछना, जितने लोग भी हैं, बहुत एग्जाम भी निकाले होंगे, आपने यदि 5 कम से कम नहीं पर डे 10 फाइलें डाउनलोड करी, कितनी पूरी पड़ी है, कितनी पूरी पड़ी। लेकिन आप ईमानदारी से आप देख लेना, मैं बहुत उससे बोल रहा हूं अनुभव के आधार पे, सभी एवरेज स्टूडेंट पर डे मिनिमम 10 फाइलें डाउनलोड करता है एक चैनल से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड करता है, करता ही करता है। आप महीने की 300-400 फाइलें डाउनलोड करते हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं, आज वो सारी फाइलें जिनने भी इकोनॉमिक सेक्शन की, चलो किसी ने डाउनलोड कर ली, 1 रिपोर्ट अभी आई थी 2023 वाली, सबने रिपोर्ट सबने डाउनलोड करी है, हर इंस्टीट्यूट की फाइल डाउनलोड करी है। हम लोगों को कई बार बच्चे हमारे पास कॉल करके शिकायत करते हैं, सर आपने ये नहीं डाल रहा, आप वो नहीं डाल रहा। हमें मालूम है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, तुमने 10 से 20 फाइलें डाउनलोड करी 1 रिपोर्ट की, मेरे को यह बता दो किसकी 1 रिपोर्ट में क्या अंतर पाए। पर आप पर डे उस फाइल को डाउनलोड करके देखने में जो समय व्यतीत कर रहे हो ना, एक सिंगल कहीं से कंटेंट उठाते 2 जगह से, बैठ के अपना खुद का बना लेते, डेटा लिख लेते, उतने में काम हो जाता। आज मालूम है, आज स्थिति ये है कि एमपीपीएससी प्री की जो लड़के तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके लिए 1 महीना कम पड़ गया होगा, जबकि आयोग ने आज से 3 महीने पहले 16 फरवरी की डेट दे दी थी। मैं ये इसलिए गारंटी के आधार पर बोल रहा हूं, यदि उनके पास महीने कम नहीं होते तो आज 30 दिन की स्ट्रेटजी में 40,000 व्यूज नहीं होते। अभी देखना, कुछ दिन में 20 दिन की स्ट्रेटजी डालेंगे तो 80,000 व्यूज होंगे लड़कों के, यानी 80,000 देखते हैं, फॉर्म भर रहे 1.5 लाख, यानी 50% बच्चा 20 दिन की स्ट्रेटजी देख रहा है, जबकि आयोग ने 3 महीने पहले डेट दे दी थी, 16 फरवरी, 4 महीने पहले डेट दे दी थी, पहले इससे नहीं दिया कुछ भी, पर 4 महीने पहले तारीख तो दे दी थी। यदि आपको 4 महीने पहले तारीख दे दी, तो आज आप 100 दिन की 30 दिन की स्ट्रेटजी क्यों देख रहे हो, मतलब आपने तैयारी नहीं करी है। आप फाइल डाउनलोड कर रहे थे, टेस्ट सीरीज फलाने इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 30 रुपए में ले जा, ले लो 30 रुपए में, 2,000 पेज की टेस्ट सीरीज। कौन लड़का है बता दो मेरे को 300 पेज की पीडीएफ पढ़ सकता है टेलीग्राम में,
प्रिंट करा करके इतनी मोटी मोटी घर में इकट्ठे कर रहे हैं टेबल में। मम्मी पापा को देख के लग रहा हमारा लड़का कितना पढ़ रहा, भैया एसडीएम बनने की तैयारी कर रहा, कलेक्टर बन के निकलेगा, ये मोटी मोटी। आप सिलेक्शन वाले जो लड़के ने सिलेक्शन दिया होगा ना, आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हो ना, आप जिस बंदे ने सिलेक्शन दिया होगा उसके घर में चले जाना, गिनती की किताबें मिलेंगी। एक राह तू पकड़ चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सब जगह लिखा हुआ भैया, एक चीज पकड़ो, उसको पकड़े रहो। प्रेमानंद जी को सुनते होगे, उनने भी कहा भैया एक भगवान पकड़ो, एक भगवान के पैर पकड़ के बैठ जाओ कि तुम ही हो, एक दिन खुश हो जाता है। सब जगह एक जगह यही लिखी हुई है। आप यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू जो बंदे ने निकाला उसका भी देख लो, उसने एक चीज जरूर बोली। ये लेक्चर थोड़ा यहाँ पे लंबा हो रहा है, समय ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, कल पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप भी 120 दिन बाद अभी आ जाए तो 120 दिन की स्ट्रेटजी, फिर इसके बाद 100 दिन की स्ट्रेटजी, फिर 60 दिन की स्ट्रेटजी, फिर लास्ट के 30 दिन की स्ट्रेटजी, फिर इसके बाद 15 दिन की स्ट्रेटजी। अब लास्ट में तुक्का कैसे लगाएं आएगी, लिख के ले लो, एमपीपीएससी के 10 दिन पहले ना स्ट्रेटजी आ गई तुक्का लगाने की तो नाम बदल देना मेरा यूट्यूब पे, और व्यूज भी आपको 50,000 से कम नहीं मिलेंगे। आज मैं कितने 30 दिन पहले घोषणा कर रहा हूं, 20 दिन बाद तुक्का लगाने की स्ट्रेटजी आएगी और 10 दिन की स्ट्रेटजी आएगी, आप व्यूज देखना उस पर। ये वो लड़के हैं जो 3 महीने पहले आयोग की डेट दी हुई थी। तो आप लोग ये गलती ना करिए, ठीक है। इन जो क्या कहते हैं ज्ञानी टाइप के लोग हैं, इनसे बच के रहिए। प्रैक्टिस टेस्ट दुनिया में कहीं भी चल रहा हो, प्रैक्टिस टेस्ट खरीदिए नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन करिए। नहीं करना ज्वाइन, मैं ये कहता हूं आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, अतिथि विद्वान वगैरह है जो अदर स्टेट वाले हो, आप लोग कहीं भी टेस्ट खरीदो, 4-5 लोग एक साथ बैठो, 5 लोग बैठो और बैठ करके टेस्ट दो साथ में, टाइम एकदम फिक्स कर लो, ओएमआर भरो वहीं पे बैठ करके, अपने सारे मत भरो ओएमआर, पेपर में लिखो पहले का 20-30, एक दूसरे से क्या करो, चेक कराओ। आप लोग स्वयं शिक्षित हैं, बड़े इस एग्जाम को दे रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल में होंगे, टीचर होंगे, आपको भी मालूम है टेस्ट देने का महत्व क्या होता है और पेपर बैठ के घर में सॉल्व करने का क्या महत्व, दोनों में अंतर होता है। आप बैठिए, 5 लोग बैठिए ग्रुप में, एक दूसरे के फिर पेपर चेक करिए, पेपर चेक करिए भाई तेरे कितने सही हुए, तेरे कितने सही हुए। उसका आनंद जो है ना, मतलब उसका मतलब उसमें आपको जो मजा आएगा वो कहीं नहीं आएगा। वो अनुभव और वो जो आपको कमियां पता चलती है ना, एक कंपटीशन जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। वही कंपटीशन आपको इस एग्जाम पे क्या होता है, एग्जाम पे आपको सिलेक्शन दिलवाता है। फिर बात आती है करंट अफेयर की, लास्ट जो टॉपिक है हमारा, कि आपको करंट अफेयर भी क्या करने हैं, खत्म करने। तो प्रैक्टिस सबसे पहले जरूरी क्या है, सिलेबस को समझना है। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। हमें मेजर टॉपिक जो है उनमें फोकस करना है, और ये सब कर लिए, आप पढ़ लिए, लिख लिए, पिछले साल के क्वेश्चंस भी देख लिए, आप समझ गए मुझको ऐसे पेपर पढ़ना था, मुझको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब मुझको प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आप स्कोर करोगे, पता चला 50 में आपके 20 ही 25 क्वेश्चन सही हुए। आज आपको 100 दिन पहले, 120 दिन पहले पता चल रहा मेरे आज 50 में से केवल 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप ये जान गए कि मेरे क्वेश्चंस गलत कहां हो रहे हैं। आप फिर बैठोगे, रिवाइज करोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, और जैसे ही आप टेस्ट दोगे आपकी वो कमी खत्म होती जाएगी, और जैसे जैसे हम टेस्ट देंगे हमारी अपनी कमियों को खत्म करेंगे। हम अपनी कमी में काम करना, पड़ोसी की कमी में नहीं करना है। तो हमारी कमियां जैसे खत्म होती जाएंगी, हम क्या होंगे, सिलेक्शन के पास जाएंगे। और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको कंपटीशन सिविल सर्विस के छात्र के साथ मिलने वाला है। वो यहाँ पे यदि पता चल रहा है 45 मार्क क्वेश्चन सही कर रहा है, आप 30 to 33 क्वेश्चंस में हो, मतलब आप समझो वो उधर भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो गेन करेगा, तो आपको कंपटीशन तो दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी मेहनत करके पर डे 2-2 घंटे भी आप दोगे ना, आराम से आप पूरा कर लेंगे इसको, इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात करें आगे की, यहाँ पे मैंने लगभग आपको बता दिया। तो ये थी हमारी स्टडी। अब एग्जाम गुरु जी क्या कर रहा है इसके लिए, भैया एग्जाम गुरु जी ये कर रहा है, हम पूरी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर में इस समय फोकस्ड है। हमने सिलेबस भी समझ लिया है, सब समझ लिया है कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। ठीक, हमारी टीम में कई लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं, उनमें से कईयों को आप जानते भी हैं, कुछ कंटेंट में हमारे कर रहे हैं, हिस्ट्री में भी कई लोग हमारे यहाँ इंटरव्यूज दे रहे हैं, हिंदी वाले भी हमारे यहाँ इंटरव्यूज दे रहे हैं, केमिस्ट्री के भी हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ के कई लोग, सोशियोलॉजी के हैं 2 लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं।
हमारा पूरा ग्रुप है जिनमें से इंटरव्यूज दे रहे हैं, अनुभव मिला है, उसके आधार पे बात करें। हम मध्य प्रदेश का, वैसे भी एमपीपीएससी में हमारा फोकस हमेशा रहा, कंटेंट हमने तैयार किया है। कई यूनिट्स ऐसी हैं जो आप लोगों को हमारे यहाँ से मिल जाएंगी, जिनका कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ऐसे लोगों को हमारी लास्ट यूनिट हमारे यहाँ उपलब्ध है, मिल जाएगी। अब बात करें, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ क्या हुआ, टेस्ट सीरीज हमने तैयार करी है, पूरी तरह से फोकस्ड है एमपी पे। पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज ये प्रारंभ हो रही है आपकी 1 फरवरी से, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। 2024 के पाठ्यक्रम जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रोफेसर, इसमें आपको हम 45 टेस्ट दे रहे हैं, 45 टेस्ट में 24 आपके टॉपिक वाइज है, यानी 5 यूनिट को हमने 24 पार्ट में बांटा है, पांचों यूनिट को 24 पार्ट में बांट दिया है, यानी हर यूनिट का आप एवरेज बैठ करके लगा लो, आप 5 टेस्ट हो रहे हैं आपके छोटे छोटे पार्ट्स में। आप उस पार्ट्स को पढ़ो, ऑब्जेक्टिव टाइप घर में प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो, फिर अपना स्कोर देखो ना कि एमपी में पता चला बैतूल का बैठा लड़का, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद वाला भी बैठा हुआ है, हर जगह का बैठा लड़का जब टेस्ट दे रहा हो, आपके क्या स्कोर आ रहा है। तो 24 हमने टॉपिक वाइज टेस्ट रखे हैं, फिर वो 14 टेस्ट हमने यूनिट वाइज रखे हैं। हर यूनिट के 2 टेस्ट हैं आपके, आधी आधी यूनिट, मतलब पूरी यूनिट एक बार आप टॉपिक वाइज दिए, छोटे छोटे पार्ट में बांटा, लक्ष्य को छोटा छोटा किया, दूसरी बार हमने क्या किया, यूनिट वाइज किया। इसके बाद हमने रखे हैं 7 फुल लेंथ टेस्ट, जिनको बोलते हैं एफएलटी। 45 टेस्ट आपको 294 रुपए पे, कब तक के लिए है, ये मात्र 31 जनवरी तक का ऑफर है, इसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। 294 में ये टेस्ट आपको उपलब्ध है, 1 फरवरी से ये चालू हो रहे हैं। अभी इसका शेड्यूल अगले 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल में भी डल जाएगा, आप इसको ऐप से अभी से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 694 में 31 जनवरी तक का ऑफर है। प्रिंटेड नोट्स हैं, बुक्स नहीं है, मैं अभी से बता दूं, नोट्स अपडेट होते रहते हैं हमारे, ठीक, इसलिए हम उसको नोट्स फॉर्मेट पे निकालते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम गुरुजी के नोट्स से कितने क्वेश्चन आए हैं इसका प्रॉपर, पीएससी का तो हमने डाल दिया था, करंट अफेयर की मैगजीन से हमारे यहाँ से लगभग 16 क्वेश्चन आए थे एक पेपर में। करंट अफेयर में एमपीपीएससी के जो पूरे नोट्स है 83% क्वेश्चन हमारे किससे आए थे, नोट से आए थे। हमने उसका वीडियो पेज नंबर के साथ डाला है, किस पेज नंबर से क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर किस पेज नंबर पे है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डाल देंगे। अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा कि एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट नोट से आए। ये मान के चलो आराम से 45 क्वेश्चन हमने कवर किए, 40+ क्वेश्चन हमने कवर किए, पेज नंबर के साथ बात करूंगा, करंट अफेयर में भी और इसमें भी विद पेज नंबर, आप देखना। तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर करंट अफेयर कैसे कवर होगा, एग्जाम गुरुजी वैसे भी हर बार मैगजीन निकालता ही है, तो इस साल का भी करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, और फिर जब बजट आएगा उसके बाद हम फिर से करंट अफेयर निकाल देंगे। तो आपको एग्जाम तक करंट अफेयर एग्जाम गुरुजी प्रोवाइड करेगा। तो पूरे नोट्स प्रिंटेड आपके घर पे 694 रुपए पे पहुंचाए जा रहे हैं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। 694 में आपको क्या कहते हैं, ये जो नोट्स रहेंगे, 3 बुकलेट क्यों है, आप इसमें 4 बुकलेट भी हो सकती हैं, ठीक है। आपकी कंप्यूटर वाली एक बुकलेट होगी, आपकी एक मध्य प्रदेश की बुकलेट होगी, एक करंट अफेयर्स की होगी, और एक आपकी फोर्थ यूनिट जो आपकी क्या कहते हैं जनजाति वाली, क्योंकि वो मोटी है तो वो भी होगी। तो टोटल आपके 4 बुकलेट्स आपके पास पहुंच जाएंगी। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा नहीं हमें तो पूरा पढ़ना है, तो उनके लिए एग्जाम गुरुजी ऑफर लेकर के आ रहा है। अभी हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स लगभग 70 के आसपास, 75 हो चुके हैं इसमें, और ये बैच हमारा लगभग अब पूरा होने वाला है। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप कितनी बार भी, क्योंकि कई बार आप लोगों को क्या समस्या जाती है कि आप लोग अलग जगह प्रोफेशनल होते तो आप रात में बैठ करके देखते, तो लाइव क्लास तो आप देख नहीं सकते, तो हमने ये रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी है। आप इन वीडियोस को अनलिमिटेड बार 1 साल तक कितना भी देखो, 1 लाख बार देखो, कोई समस्या नहीं, कभी भी देखो। प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज मिलेंगे इन वीडियोस के। इस एग्जाम को निकालने के लिए जो जो जरूरत है सब कुछ मिल रहा है इसमें, और ये किताबें आपके घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुंचाई जाएंगी, और ये सब कुछ आपको 1500 रुपए में उपलब्ध रहेगा। आप ऐप से इसको परचेज कर सकते हो, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा, आप व्हाट्सएप कर दीजिए 8878445543, ठीक है। ये नंबर है हमारा 8878445543, इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इंक्वायरी मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ
वीडियो कोर्स, प्रिंटेड नोट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको प्रिंटेड आपके घर भेजे जाएंगे 1500 में, 1 साल की वैलिडिटी है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना कवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बात किसकी, ये थी हमारी बात आपको कि ये पेपर कितना महत्वपूर्ण है, आपको इसकी कैसे तैयारी करनी है। एग्जाम गुरुजी आपको इसके लिए क्लासेस भी लेकर के आ रहा है, पूरी तैयारी हम करवाएंगे, पूरी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ करेंगे। आप लोगों का समय का भी ध्यान रखा जाएगा। और एक्ट की हमने क्लास अभी डाली है, आप उसको देखिएगा, SC/ST एक्ट की, बाकी के एक्ट्स भी आपके वहां पे कराए जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्त को, मित्र को, सभी लोगों को। कोई भी क्वेरीज है तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर हम आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन चीज हम चालू करने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको अगले 2 दिन में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे। बेहतरीन चीजें अभी मध्य प्रदेश के की ही नहीं, किसी ने भी आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई होगी, वो एग्जाम गुरुजी आपको बिना 1 रुपए लिए कराने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार हमें एपी में बेहतरीन रिजल्ट देने हैं और हमारे कई साथी हैं, जल्दी आप लोगों के साथ इंटरव्यूज के बाद वो आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होती है, ठीक है। और तब तक के लिए यदि कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप दे सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।